जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम सीखने वाले हैं परागण यानी पॉलिनेशन किससे कहते हैं या पॉलिनेशन क्या है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे परागण क्या है। तो परागण की परिभाषा हम एक बार सुन लेते हैं। यानी पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचना या स्थानांतरण ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक स्वपरागण, नंबर दो परपरागण। तो साथियों, हम देखते हैं जैसा कि लिखा हुआ है परागण यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं मैंने आपको भी बताया था, इसमें भी आप देख लेते हैं। पराग कणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण यानी पॉलिनेशन कहते हैं। क्या समझा? यानी कि जब जो परिपक्व पराग कणों का पुष्प के मादा भाग तक स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, पुष्प में परागण के पश्चात अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जबकि बीजांड से बीज का निर्माण होता है। यानी कि परागणी क्रिया के बाद जो बीजांड होता है वह तो बीज में बदलता है, जबकि अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे परागण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। परागण दो प्रकार का होता है, यानी मुख्यतः परागण दो प्रकार का होता है। नंबर एक है स्वपरागण, नंबर दो है परपरागण। अब इनको हम अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहला है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है? जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त होने वाले परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि जब जो परागकण होते हैं वह या तो उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जा गिरे या उसी एक पौधा होगा, मतलब पुष्प जो होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन उनमें भी स्वपरागण ही होता है। स्वपरागण के लिए पुष्प द्विलिंगी होता है, अगर द्विलिंगी पुष्प नहीं होगा तो उसमें स्वपरागण असंभव है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे स्वपरागण निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी, और नंबर दो है सजात पुष्पी परागण यानी कि जिटोनोगैमी। आगे देखते हैं स्वयुग्मन किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे ऑटोगैमी। यानी कि इसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यहां परागकण है, परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी कि इसमें किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। यह सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में ही होता है, यानी कि यह सिर्फ द्विलिंगी पुष्प में होगा। अगर पुष्प एकलिंगी है तो उसमें स्वयुग्मन नहीं होगा। सजात पुष्पी परागण यानी कि जिटोनोगैमी क्या है? जब किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह सजात पुष्पी परागण कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्वपरागण के लाभ। क्या क्या स्वपरागण के लाभ हैं? तो साथियों, स्वपरागण से नंबर एक है स्वपरागण से परागण की संभावना लगभग निश्चित होती है। यानी कि इसमें नंबर वन क्या है? स्वपरागण से परागण की संभावना लगभग निश्चित होती है अतः पौधे का शुद्ध वंश चलता रहता है। जो पौधे का वंश है वो शुद्ध चलता रहता है। वो किस कारण होता है? तो स्वपरागण के कारण। नंबर दो है स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल वाले यानी प्योर नस्ल वाले होते हैं अतः संतति पौधों के सभी लक्षण जनक पौधे के समान होते हैं। यानी कि जनक के समान ही इसमें लक्षण होंगे स्वपरागण में।
नंबर 3 है इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसमें कम से कम परागण की आवश्यकता होती है, जबकि परपरागण में अधिक से अधिक परागकण होने चाहिए, यानी कि उसमें कुछ तो नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 है स्वपरागण में परागण की क्रिया के लिए किसी अन्य पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, यानी कि दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, जबकि परपरागण में यह दूसरे पुष्प पर भी निर्भर रहना पड़ता है। आगे हम देखेंगे स्वपरागण से हानियां, यानी कि स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं। नंबर 1 है स्वपरागण से उत्पन्न बीज उत्तम किस्म के नहीं होते हैं, अतः इनसे विकसित पौधा कमजोर होता है, यानी कि इनकी सबसे पहली हानि है, यानी कि इनसे जो विकसित पौधा होगा वह कमजोर होता है, यानी कि उसमें कोई विभिन्नता आती नहीं है, तो कैसे मतलब वो अच्छा होगा। नंबर 2 है स्वपरागण द्वारा आनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती हैं, यानी कि इसमें आनुवांशिक पीढ़ियां वो आगे भी चलती रहेंगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट है स्वपरागण द्वारा नई जाति का विकास संभव नहीं है, यानी कि नई जाति का विकास संभव नहीं होता है, इसमें एक ही जाति बार बार उत्पन्न होती रहती है। उसके बाद चौथा पॉइंट इनसे उत्पन्न बीज हल्के व छोटे होते हैं, यानी इनसे उत्पन्न बीज जो होते हैं हल्के तथा छोटे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, यानी कि इसमें जाति तो एक ही होती है लेकिन पुष्प और पौधा अलग अलग हो सकता है। ये नहीं है कि सरसों का पेड़ गुड़हल के साथ परागण क्रिया कर ले, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, यानी कि जाति सेम होनी चाहिए इसमें। पर परागण में दोनों पुष्प अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं, यानी कि अलग अलग पौधों पर जो पुष्प होते हैं वह स्थित होते हैं। यह एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्पों में संभव है, यानी जो पर परागण है वह एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों प्रकार के पौधों में संभव है, यानी कि ये नहीं है कि मतलब जो जैसे स्वपरागण में था उसमें पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पर परागण के लाभ, यानी क्या क्या इसके लाभ हैं तो देख लेते हैं हम। जैसे कि यहां पर परागण के पहले हम समझ लेते हैं पर परागण इसमें हो रहा है, जैसे कि ये पुष्प तो अलग अलग हैं, जाति लेकिन एक ही है इसकी। जैसे कि इसके जो परागकण हैं वो इस वाले पुष्प पर इसकी वर्तिका पर जा गिर रहे हैं, जबकि इसके इस वाले पर जा गिर रहे हैं, तो इसमें कौन सा परागण होता है तो पर परागण हो रहा है इसमें। उसके बाद देखेंगे पर परागण के लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1 है पर परागण से उत्पन्न बीज बड़े स्वस्थ एवं अच्छी नस्ल वाले होते हैं। नंबर 2 है पर परागण द्वारा रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली नई जातियां विकसित की जा सकती हैं, यानी इससे अलग अलग जातियां विकसित की जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीज की संख्या भी अधिक होती है, यानी बीज भी अधिक होते हैं और इनके जो फल होते हैं वह स्वादिष्ट भी होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है पर परागण द्वारा पौधों की कई नई किस्में तैयार की जा सकती हैं, यानी इसमें अलग अलग किस्में तैयार की जा सकती हैं, जबकि स्वपरागण में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो किस्म है वो पहले की जैसी बनती रहेगी, जिनमें नए गुणों का समावेश किया जा सकता है, यानी कि इसमें अलग अलग गुणों का समावेश किया जा सकता है। उसके बाद है पर परागण से हानियां, यानी क्या क्या इससे हानि होती है तो ये भी हम समझ लेते हैं। नंबर 1 है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पुष्पों को चमकीले रंग के दल, सुगंध व मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। इसमें अधिक पदार्थ का अपव्यय होता है तथा अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि इसमें ऊर्जा भी अधिक होती है, अधिक खर्च होती है और
परागकण हैं वो भी अधिक संख्या में होनी चाहिए, तभी यह संभव होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पर परागित पुष्प सदैव संकर यानी हाइब्रिड होते हैं। तीसरा पॉइंट है, वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं, यानी कि इसमें जो परागकण है वे संख्या में अधिक नष्ट हो जाते हैं, यानी कुछ तो इसमें वायु में ही नष्ट हो जाएंगे, कुछ मतलब उसके पुष्प के पास मुश्किल से पहुंच पाते हैं, तो ऐसे ही मतलब इसमें होता है कि ये हानि है इसकी, क्योंकि पुष्पों का परागित करने में केवल थोड़े ही परागकण काम आते हैं, यानी कि पुष्प को परागित करने में केवल थोड़े ही परागकण काम आते हैं, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं एवं इनका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है, यानी कि इनका अधिकांश भाग जो होता है वह नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है पर परागण की विधियां क्या हैं, यानी कि पर परागण की विधियां क्या हैं। तो हम देखेंगे, एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कर्मक यानी एजेंट कहते हैं। यानी कि एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पहुंचाने के लिए कुछ कारकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें मतलब क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। यहां पर क्या है, पर परागण की विधियां आई हैं, पर परागण की विधियां। पर परागण के प्रकार क्या क्या है हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला है वायु परागण, यानी वायु परागण किसमें होता है, जो परागण वायु के द्वारा होता है वह वायु परागण कहलाता है, जबकि जंतु परागण क्या होता है, जो जंतुओं के द्वारा होता है वह परागण जंतु परागण कहलाता है। तीसरा है जल परागण, वह परागण क्रिया जो जल के द्वारा होती है वह जल परागण कहलाती है। यानी कि वायु परागण क्या है, वायु द्वारा होने वाला परागण, यानी कि मैंने आपको बताया था वायु के द्वारा परागण होगा तो वह वायु परागण कहलाएगा। जैसे किस किस में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है। उसके बाद है और भी मतलब पौधों में होता है, लेकिन मैंने कुछ थोड़े यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं। उसके बाद जंतु परागण, जंतु द्वारा होने वाला परागण, यानी किस किस में होता है, मधुमक्खी में है, तितली में है, और कीटों के द्वारा भी परागण होता है, पक्षियों के द्वारा भी परागण होता है, अलग अलग जीवों के द्वारा परागण भी होता है। उसके बाद हम देखेंगे जल परागण। जल परागण क्या है, जल द्वारा होने वाला परागण ही जल परागण कहलाता है। जैसे कि इसमें उदाहरण है वेलिस्नेरिया, दूसरा है हाइड्रिला। क्या है, हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। तो साथियों यहां तक सभी समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया है तो आगे देख सकते हैं। यहाँ पर सबके अलग अलग एग्जाम्पल हैं। जैसा कि ये वाला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, मधुमक्खी के द्वारा हो रहा है, तो कौन सा परागण होगा, कौन सा परागण होगा, कीट परागण, यानी कीट के द्वारा हो रहा है, या इसे बोलते हैं जंतु परागण भी, मतलब उसमें भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कीटों के द्वारा होता है, कीट परागण कहलाएगा। उसके बाद ये वाला जो परागण है किसके द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है, ये जल के द्वारा। और ये किसके द्वारा हो रहा है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा, यानी कि ये वायु परागण के आ जाएगा, ये जल के द्वारा है, जल परागण कहलाएगा, और ये कीट परागण। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया होगा। अगर किसी भी साथी को भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वह पुनः देख सकता है क्लास को, यानी कि दोबारा से क्लास को देख लें, जिससे कि आपको अच्छे समझ आया है।